So we are studying this particular chapter, मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ा है किस तरह से रदरफोर्ड्स मॉडल, याद है आपको? तो हमने रदरफोर्ड के मॉडल को अब तक पढ़ा है, और उसके बाद फिर मैंने बोर्स मॉडल के जो शुरुआती कुछ पोस्टुलेट्स थे उनके बारे में शॉर्ट में बताया आपको, है ना। बोर के 3 पोस्टुलेट्स है। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, नील्स बोर जो साइंटिस्ट था, सो ही गेव हिज थ्योरी, और उनका जो थ्योरी है इट इज वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। तो आज बेटे हमें पढ़ना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के मदद से हम किस तरह से अलग अलग बहुत सारे डेरिवेशंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आइए मेरे साथ, आज हम पढ़ेंगे ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत डिटेल में इसमें जाएंगे और बहुत सारे डेरिवेशंस भी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, तो लेट्स सी किस तरह आज ये बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल 100% अटेंशन से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि हमने ये जो 3 पोस्टुलेट्स पढ़े, तो ये 3 जो पोस्टुलेट्स है वो कौन से पोस्टुलेट्स हमने पढ़े, तो उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद फिर इसके डेरिवेशन भी करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 ही घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r कौन दे रहा है? वो दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ke²/r², ठीक है। k q1 q2/r² होता है ना, कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ वाला फोर्स। तो ये पहला उसका पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा बोर ने कि ऐसे आयरे गहरे कोई भी ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे क्या? नहीं, बस वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा L, जिसको हमने पहले पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहीं से एक शुरुआत कर देते हैं। ये जो L होता है इसको लिख सकते हैं हम mvr, यस और नो? याद है आपको ये mvr? L क्या होता है? mvr, मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड इनटू रेडियस। mvr यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, राइट, जो होता है NH/2π। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। r मतलब रेडियस, और n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट। पहला n इक्वल्स टू पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, एंड सो ऑन, राइट। और h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, या फिर इसी को आई ओमेगा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। L इक्वल्स टू क्या होता है जी? आई ओमेगा होता है। तो देखो यहाँ से एक बढ़िया रिलेशन मिला, ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा या फिर mvr विच इज NH/2π। मैकेनिक्स को याद करो, मैकेनिक्स में इस फॉर्मूले को पढ़ा है हमने, राइट। शाबाश। अब मुझे बताइए कि थर्ड पोस्टुलेट क्या था बोर का? बोर्स एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? जी हाँ, कौन बताएगा?
यस। तो थर्ड पोस्टुलेट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो एनर्जी जो एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, इट विल बी द subtraction या difference of the energy levels, En minus Ep equals to h nu। ठीक है, तो दो एनर्जी मतलब दो जो अलग अलग ऑर्बिट्स है जिसमें से वो ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस एमिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब या एमिट हो सकता है। तो वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हमने कल देखा था। ये एच न्यू क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। इतनी एनर्जी से फोटॉन्स रिलीज होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होगी। फोटॉन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि दो ऑर्बिट के एनर्जी का जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस इमिट हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। अब इसको डिटेल में पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में, कि कहां से कहां जंप करने पर एनर्जी कहां पर एब्जॉर्ब होता है, कहां पर रिलीज होता है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आइए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले बात करेंगे हम ये पहला वाला mv²/r इक्वल्स टू ke²/r²। तो इसको ले लेंगे और अलग अलग डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन हमें करना है, तो ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं रेडियस। तो आइए ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहला डेरिवेशन होगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए, आर के लिए। तो ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से या फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पहले पोस्टुलेट के अनुसार mv²/r किसके बराबर रहना चाहिए? k e²/r²। तो एक r कैंसिल हुआ यहां से, क्यों भाई? तो मैं बोल सकता हूं कि ये बनेगा mv² इक्वल्स टू ke² r, राइट। तो अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सब लोग ध्यान दो। अब ले लो आप सेकेंड पोस्टुलेट को। फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार mvr जो है आपका, वो किसके बराबर है? nh/2π के बराबर है। तो यहां से v का वैल्यू क्या बनेगा? वो बनेगा nh/2π, और ये m और r नीचे चला आएगा, mr। ये जो v का वैल्यू है प्यारे बच्चों, इस v के वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा? mv², ध्यान दीजिए, m इंटू v² मतलब ये पूरा स्क्वायर। तो ये बनेगा n²h² डिवाइड बाय 4π² m²r² इक्वल्स टू ke²/r²। ये k क्या होता है जी?
ये k क्या है, ये k होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, राइट, ई स्क्वायर अपॉन, एक r तो कैंसिल हुआ था इसलिए r, तो फिर से एक r कैंसिल हुआ, यहाँ पर देखिए एक r कैंसिल हुआ, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ से रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मिल जाएगा, एक m भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक मास कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर का एक पाई भी कैंसिल हुआ, राइट, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हुआ, इतनी सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो इस इधर इस साइड में कौन कौन बचा, देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय m कैंसल, 4 कैंसल, एक पाई बचा बस, और इधर एक m बचा और एक r बचा, इक्वल्स टू इधर ई स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और r तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r मैं ढूंढ सकता हूँ, ये r को इस साइड में भेजो, बाकी सब इस साइड में भेजो। तो यहाँ से हमने स्मॉल r को ढूंढ लिया, ये स्मॉल r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, तो ये जाएगा ऊपर, बाकी सब आएगा नीचे। तो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e square, and that is your formula to find the radius of the orbit, radius of the orbit, ठीक है। और यहाँ पर किसका किसका नाम क्या क्या है वो भी लिखना अनिवार्य है, तो आप मुझे लिख के बताइए कि r क्या है, r क्या है ये बताइए, n क्या है ये बताइए, h क्या है ये भी बताइए, उसके बाद इप्सिलॉन नॉट क्या है ये भी बताइए, उसके बाद m क्या है ये भी बताइए, और e क्या है ये भी बताइए। चलिए r is the radius of orbit, उसके बाद n क्या है बेटे, n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कौन सा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, है ना, पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे के लिए, चौथे के लिए, कितने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h क्या है, h मतलब हाइट होता है क्या, ऑर्बिट का हाइट, नहीं जी h क्या है, यस, कौन बताएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है रे, प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू कितना होता है, जी हाँ जी हाँ, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34, क्यों भाई इतना होता है। उसके बाद इप्सिलॉन नॉट क्या है, कहीं देखा देखा सा लगता है ये इप्सिलॉन नॉट, हाँ बहुत बार इसको देखा है इप्सिलॉन नॉट को, कौन है वो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है बेटे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बाबा, बाबा, क्लियर,
ओके, तो इस तरह से ये आपका, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कल मैंने आपको बताया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये सारी चीजें याद रखना। H का वैल्यू पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक मास हो गया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें ढूंढ सकते हो। ये पाया गया कि जब आप R के फॉर्मूले में, ये जो R है आपका, उसका फॉर्मूला क्या आया बेटा? n² h²ε0/πme²। तो अगर H देखो कांस्टेंट है, H कैसा है? कांस्टेंट। ध्यान दो, फॉर्मूले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ε0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है क्या? नहीं, कांस्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर इतनी सारी चीजें कांस्टेंट बन गई तो मैं कह सकता हूं जी कि आपका जो R है, R और n² में रिश्ता आया कि R रेडियस of the orbit is directly proportional to n²। R is directly proportional to n²। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑर्बिट का n² से बढ़ता जाता है ना? बढ़ता जाता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो पहले ऑर्बिट को अगर सोचो आप, है ना, R1, तो 1² को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। R2 2² को रहेगा। जैसे देखो ना, R1 अपॉन R2 अगर मैंने कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 1² अपॉन 2²। इसका मतलब 1/4। इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस है R2, वो 4 गुना है पहले ऑर्बिट के रेडियस से। ये समझ में आया? उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, कि अगर मैं R2 अपॉन R3 की अगर बात करूं तो ये बनेगा 2² डिवाइड बाय n²। ना, ये सेकेंड ऑर्बिट का n कितना, तो वो दिया है 2, 3 का 3², तो कितना बन जाएगा? 4/9। सोचो, ठीक है? तो इस तरह से पहले ऑर्बिट को अगर कंपेयर करें तो तीसरा ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट के 9 गुना होगा, पहले ऑर्बिट के। समझे? इस तरह से क्लियर है ये सबको? तो इस तरह से आप ऑर्बिट्स को रेडियस आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शाबाश। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस of the orbit in Bohr's model is directly proportional to the square of principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? राइट?
सो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपका रेडियस एन स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एन स्क्वायर के साथ बदलता जाता है। लिख लिया आपने ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटे आसान बात है, अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी को ढूंढ लेते हैं। अब वेलोसिटी को ढूंढने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी अभी हमने देखा कि आपका जो फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड रेडियस। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हमने देखा, रेडियस का फॉर्मूला है, चलो मैं इधर वेलोसिटी लिख देता हूं, वेलोसिटी का डेरिवेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो बेटे ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने लिखा था रेडियस को r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बना आर का, करेक्ट। अब बेटे ध्यान से अगर देखो तो हमने सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार हमें ये पता है कि आपका एम वी आर इज इक्वल्स टू है एन एच अपॉन 2 पाई। तो इससे v क्या बनेगा, इससे v बनेगा एन एच अपॉन 2 पाई, ये m और ये r नीचे चले आएंगे, m r। तो इस r को अगर उठा के यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो काम बन जाएगा। क्यों भाई, ये जो आपका पूरा r है, इस पूरे r का वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पर पटक दो, तो v क्या बनेगा, तो v बनेगा NH अपॉन 2 पाई m, और r की जगह पर लिख रहे हैं n स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्क्वायर। इसमें से m कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो v इक्वल्स टू ऊपर चला जाएगा ई स्क्वायर अकेला, ऊपर कौन चला जाएगा, ई स्क्वायर अकेला चला जाएगा, और नीचे ये 2 रह जाएगा, ये 2 तो है ही, उसके साथ ये n और एक h बचा है और एक इप्सिलॉन नॉट बचा है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला जो बना, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला बना। और इसमें ध्यान से देखो, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो N को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, तो उसके साथ क्या बढ़ता है, उसके साथ वेलोसिटी कम हो जाता है। ओके, सो वेलोसिटी reduces
अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का कम 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 होते जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। तो इस तरह से हमने इसको देखा, वेलोसिटी और रेडियस जो है तो इस तरह से वेरी होते जाएंगे, राइट।